पाकिस्तान की तामीराती सनत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, जो न सिर्फ लाखों अफराद को रोजगार फराहम करती है बल्कि दर्जनों मुतल्लिका सनतों को भी मुतहर्रिक रखती है। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मसाइल, हुकूमती पॉलिसियों, हाउसिंग के बढ़ते हुए तकाज़ों और मुआशी चैलेंजेस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिल्डर्स की तंजीम आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब सैयद अफजल हमीद साहब। आज के प्रोग्राम में इनसे गुफ्तगू करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तामीराती शोबा किन मसाइल से दो चार है और इसके हल के लिए आबाद क्या किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि इस वक्त जो तामीराती हमारी सनत है, जो शोबा है, उसको सबसे बड़े कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना है? क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक बात कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ताल्लुक जो है वो बर्रास्त आवाम के साथ भी है और इंसानों से जुड़ी हुई चीज़ है। वो ये है कि हर एक इंसान को एक घर की, मकान की ज़रूरत है ताकि वो अपनी एक अच्छी लाइफ के साथ रहाइश इख्तियार कर सके और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। बुनियादी तौर पे ये एक रियासत का काम है कि वो हर एक के लिए वो घर का उसूल आसान से आसान बनाए। बिल्कुल। इसी हवाले से जैसा आप जानते हैं कि आबाद जो है वो एक ऐसा इदारा है जिसके साथ जो है वो अराउंड कोई 1600 मेंबर्स जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में आबाद के साथ काम कर रहे हैं और उसका मकसद वो यही है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाया जाए। ये इंडस्ट्री जैसा आपने तारुफ में भी बताया कि ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर है लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए। तो और ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को डे फर्स्ट से काम करने का मौका मिलता है। अगर यानी कि कोई आदमी जिसको कोई काम करना नहीं आता तो वो एक मज़दूर की शक्ल में अपने लिए रोज़गार हासिल कर सकता है। जैसे कि दुनिया भर में हाई राइजेस बनती हैं, इसी तरह से पाकिस्तान में भी अब इसके ऊपर अच्छे बड़े लेवल पे काम हो रहा है। इसके नतीजे में जो चीज़ यानी कि एक तो स्किल्ड लेबर जो है वो उसको ये एडवांटेज होता है कि जब वो पाकिस्तान में इस सतह पे, इस लेवल पे काम करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान से बाहर भी काम करने के मौके मिलते हैं और उनको ये एक्सपीरियंस हमारे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए होता है। तो ये इंडस्ट्री दो तरफ़ा काम कर रही होती है। एक तो पाकिस्तान में रोज़गार फराहम कर रही होती है स्किल्ड और स्किल्ड लेबर को, और साथ साथ वो ऐसा तजर्बा या एक्सपीरियंस अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए उनको देती है जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करें और उसका ज़र मुबादला और रेमिटेंस पाकिस्तान को भेज सकें। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस इंडस्ट्री की ये अहमियत है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से हमने एक तरह से प्रोवाइडर के तौर पे काम किया कि लोगों को रोज़गार के साथ साथ उनके लिए घर, अपार्टमेंट और फ्लैट जो है उन लोगों को दिए बना के जो काम रियासत का था उसके पैरेलल हमने ये काम साथ साथ किया कि लोगों को जो है उनके लिए मकानात उनको मिले, उनको अपार्टमेंट मिले। तो ये काम अराउंड कोई 1972 के से एक ऑर्गेनाइज तरीके से आबाद और आबाद के मेंबर्स ये काम कर रहे हैं। जी सर, अभी जो इस वक्त के हालात हैं उसमें किस तरह के चैलेंजेस हो रहे हैं, कितनी मुश्किलात आ रही हैं? क्या जितने फ्लोक्स के साथ ये काम हो रहा था 1972 से, क्या कोई रुकावटें बीच में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्या आज के दौर में? जब भी कोई हुकूमत बनती है या आती है तो हमारी उनसे यही डिमांड होती है कि एक तो टैक्स पॉलिसी जो है वो आसान बने, लोगों को टैक्स देना आसान हो जाए बजाय कि टैक्स को चोरी किया जाए। यानी कि लिए टैक्स की पॉलिसीज़ इस तरह से, अब उसमें कुछ इस तरह के टैक्सेस हैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 236C, 236K, यानी कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं तो भी टैक्स दे रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं तो भी टैक्स दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो और टैक्स बराह हमारे ऊपर लगते हैं, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो टैक्सेस हैं जो हमारे जो लोग हमसे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या कोई भी आप जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो ये दोनों टैक्स आपको देने पड़ते हैं। एक आम आदमी की बात होगी, ये नहीं, लेकिन उसके असरात दायरे हमारी इंडस्ट्री पे बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आएंगे। ये कोई 3% करके 6% टैक्स है, यानी कि दुनिया भर में 1 से 2% ओवरऑल टैक्स के ऊपर काम हो रहा होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर। ये सिर्फ 6% टैक्स तो आपने, वैसे तो हमारे यहाँ टोटल ये जब आप प्रॉपर्टी कोई परचेज सेल करते हैं तो 11-12% तक जो है ना आप पे कर रहे होते हैं। तो ये 6% तो इसका यही टैक्स है। तो हमने इनको
FBR और इस तरह के जितने भी इदारे हैं या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इनको ये बात समझाने और बताने की कोशिश की कि आप इस तरह के टैक्सेस अगर लगाएंगे और बढ़ाते रहेंगे, जो अभी भी उन्होंने इस बजट में भी इस टैक्स को 4.5 और 1.5% करके वही 6% ही रखा। अगर ये टैक्स दुबई हो, दुनिया के कोई भी ममालिक हो, यहाँ 1-2% से ज़्यादा नहीं होते। और हमारी भी पिछली हुकूमतों में एक हुकूमत ने इसको 2% पर लेकर आ गए थे। एक तो ये वाला मामला है। दूसरा हम ये कहते हैं कि देखें, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री की पॉलिसी जो है वो जब लॉन्ग टर्म बनेगी, यानी कि कम से कम भी 10 साल, क्योंकि हमारे कोई भी एक जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी ड्यूरेशन कम से कम भी 5 साल की होती है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट हर साल पॉलिसी चेंज कर रही होती है, चाहे वो FBR की पॉलिसी हो या और इससे मुतालिक पॉलिसीज़ हों। उसके नतीजे में क्या होता है कि उसके असरात जो हैं वो लोगों पे भी पड़ते हैं, जो क्लाइंट या अलॉटीज़ होते हैं, और हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही तो आप लोग भी पॉलिसी चेंज करेंगे। उसमें ये है कि अगर कम से कम भी पॉलिसी 10 साल के लिए बने। एक और भी बात है कि हमारा चूँकि बररास्त ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है और कंस्ट्रक्शन मटीरियल से है। अच्छा, अब जब पॉलिसी, अब ये मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो अब अगर आप तमाम जगह की देखें तो वो कॉस्ट में बहुत फ़र्क आ रहा होता है। तो अगर ये कांस्टेंट हो, इसकी पॉलिसी बनी हुई हो कि इसके ऊपर बार बार तब्दीली या असरात नहीं आएंगे, तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है और ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकती है। तो ये इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान में यानी कि सालाना 12 लाख घरों की शॉर्टेज है। तो फिर एक और जो मसला है कि अगर आपको याद हो कि गुज़िश्ता सालों में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ना, वो फाइनेंसिंग किया करती थी। उसके नतीजे में लोगों को आसानियाँ होती थी और 20 साल 15 साल के ऊपर उनको हाउसिंग फाइनेंस मिला करती थी। अब ये काम तकरीबन जो है वो ना होने के बराबर रह गया। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन फंक्शनल नहीं है, ना होने के बराबर है। और इसी तरह जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक यानी कि एक कंप्लीट तैयार प्रोडक्ट के ऊपर जो है फाइनेंसिंग करते हैं, तो वो जो एक एडवांटेज बिल्कुल शुरू से मिलना चाहिए एंड यूज़र को, जो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, या बिल्डर को कि ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन उसको वो फाइनेंसिंग मिले, जैसे कि दुनिया भर में रिवाज तरीक़ेकार है। पूरी दुनिया में पहले ही मरहले से उनको फाइनेंसिंग मिलती है, उनके साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए होते हैं। तो एक तो उसमें टाइम लाइन जो है ना बहुत आसान हो जाती है कि जो आपकी कमिटमेंट होती है कि मैंने आपको 2 साल 3 साल 4 साल में कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो वो टाइमलाइन बनती है। अब इसके नतीजे में जब वो फाइनेंसिंग नहीं मिलती तो प्रोजेक्ट डिले भी होते हैं। बिल्कुल होता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम इसी हवाले से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, अगर हम कराची शहर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल और इशूज़ की वजह से भी हमारे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, क्योंकि वहाँ यूटिलिटीज़ नहीं आ पाती, ये पानी के मसाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है। जैसे दुनिया भर में है कि जब भी आप कोई सिटी या कोई उससे टाउन कोई भी चीज़ प्लान कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड एक टाइम लाइन के तहत की जाती हैं। यानी कि उन्हें एज ए बिल्डर मुझे पता होता है कि कितने वक्त में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, कितने वक्त में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। मसाइल तो सब नज़र आ रहे हैं, आपकी बातों से वाज़े हो गए। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये टैक्सेस इशूज़ है या जितने भी इशूज़ हैं, इसमें आपने जिस तरह बोला कि हुकूमत के साथ आप लोगों की 1-to-1 मुलाकातें भी हैं, आप इस पर बात भी कर रहे हैं इस मैटर पर, तो अब तक क्या कुछ नज़र आ रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, या आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस चीज़ पे डिस्कस तो कर रही है लेकिन क्या वो आपकी साइड पर है या नहीं है? अच्छा, इसमें एक कहीं हमें हुकूमती सतह पे ना कुछ कन्फ्यूजन्स भी फील और महसूस होते हैं उनकी साइड से। उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना, वो रियल इस्टेट बिज़नेस का एक पार्ट ज़रूर है। हुकूमत ये समझती है कि रियल इस्टेट बिज़नेस को प्रमोट करने में उनको टैक्सेस कम आते हैं। वो बात कर रहे हैं कि वो जो प्लॉट्स की जो सेल परचेज के रुझानात हैं, उसकी वजह से, या जहाँ पे जाके फाइनेंशियल पैसे डंप हो जाते हैं, तो वही समझते हैं कि मईशत जो है ना, मईशत को चलाने में मसाइल पैदा होते हैं। तो हमने ये बात उनको बारहा बताई है और बार बार हमारी हर सतह के ऊपर इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हुई है कि हमारी इंडस्ट्री तो एक तैयार प्रोडक्ट जो है वो लोगों को डिलीवर कर रही होती है, जिसमें तकरीबन 60 अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी काम कर रही होती हैं। जैसे हमने कहा कि जितनी ज़्यादा ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी,
या ग्रो करेगी, इतनी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही होती हैं। सर्कल है पूरा, सर्कल है पूरा, सर्कल फायदे में आएंगे साथ। तो ये बात उनको जो है ना उस तरह समझ में नहीं आती। वो बार बार जब भी वो FBR की सतह पे या फाइनेंस मिनिस्टर की सतह पे या प्राइम मिनिस्टर की सतह पे जब ये सारी डिस्कशन बात होती है तो वो उसको घुमा के उसी तरफ लेके आ जाते हैं। और एक प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट, अगर मैं उसको ये कहूँ कि 1000 स्क्वायर यार्ड का कोई प्लॉट जिसके ऊपर हम वो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, वो अराउंड जो है वो 5 से 6 बिलियन रुपीस की वो जाके प्रोजेक्ट सेल और उसकी कंस्ट्रक्शन जाके मुकम्मल होती है। तो अब आप सोच लें कि जो बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट होते हैं उनका क्या साइज़ फाइनेंशियल होता होगा और उसके अंदर मटेरियल कितना इस्तेमाल होता होगा। तो बिलियंस के जो है ना ये प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये कि वो उसको जिस तरह से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलनी चाहिए इस इंडस्ट्री को, उस तरह नहीं मिल पाती जी सर। तो एक आम आदमी, एक शहरी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है उसके घर का ख्वाब, क्योंकि महंगाई भी है, तामीराती जो लागत आप बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको लग रहा है कि एक आम शहरी के लिए घर का ख्वाब बहुत मुश्किल हो गया है या अभी भी पॉसिबल है? देखिए, ये गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से कोई इन्फ्लेशन रेट हमारा अराउंड कोई 22% तक चला गया था, साल 1.5 साल पहले। तो ग्रेजुअली कम होता अब तकरीबन 4-5% पे है। तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन है कि इन्फ्लेशन या महंगाई जो है ना हमारी, उसकी शरह जो है कम होके अब 4-5% पे आ गई है। और एक हद तक अगर हम ये कहें कि कंस्ट्रक्शन जो मटीरियल है उसकी भी जो फ्लक्चुएशन थी, यानी कि स्टील का रेट बार बार उसमें इजाफा होता रहता था या सीमेंट में, तो वो भी फ्लक्चुएशन जो है ना वो ख़त्म हुई है, कम हुई है। यानी कि अब वो प्राइस जो है वो कांस्टेंट हो गई है, एक जगह आकर रुक गई है और बार बार उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। तो उसमें फिर हमें ये बात ठीक है कि जो है अब वो में एक प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं कि अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है। तो इस पूरे साल के अंदर इसमें तो काफ़ी चीज़ें में बेहतरी आई है। इस वक्त आम आदमी या मिडिल क्लास के लिए मसाइल ये हैं कि उसकी सेविंग नहीं है, उसके पास जो है ना क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, सेविंग, ये एक मसला। जैसे अभी आपने सुना होगा कि कुछ बजट में उन्होंने कहा था और उसके बाद उसमें अनाउंस भी किया कि वो 25 लाख और 30 लाख की फाइनेंसिंग जो है ना वो अमाउंट दे रहे हैं, 5-6% लोन पास कर रहे हैं जी, लोन। लेकिन अगर आप इस वक्त कोई भी अपार्टमेंट जो है ना वो तकरीबन 1 करोड़ से कम का अपार्टमेंट आपको नहीं मिलता ना। अगर आपको फाइनेंसिंग इसमें 60, 70, 80 लाख रुपए मिले तो 20-25 लाख रुपए आप भी सेविंग 4 साल 3 साल में अपनी सेविंग से डाल सकते हैं और वो उस यूनिट के आप मालिक बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा गैप नज़र आता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो फाइनेंसिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही। लेकिन साथ साथ अगर जो है ना सपोर्ट आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए मिले तो आप एक प्रॉपर्टी के मालिक भी बन सकते हैं और लोगों को अपनी रहाइश के लिए चीज़ें भी अपने अपार्टमेंट या उनको वो भी मिल सकता है। सर, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हमसे। बहुत सारी चीज़ों से मैं भी आगाह नहीं था, लेकिन यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है और मैं चाहूँगा कि जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कहीं जाए मत, क्योंकि यकीनी तौर पर उनको खुद जो है काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी नॉलेज मिल रही होगी, क्योंकि ये एक बहुत हॉट टॉपिक है। इसलिए आपको जो है ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी और बहुत सारे सवालात हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर मज़ीद सवाल करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नौजवान तबके के अंदर बड़ी आजकल जो आप जिस तरह देख रहे हैं गहमा गहमी सी है, हर चीज़ है, तो ऐसे वो भी परेशान हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, नौजवान तबका है। इसके लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि आबाद ख़ास तौर पर सस्ते घरों के लिए नौजवानों के लिए क्या कर रही है? आबाद, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम गवर्नमेंट को इस तरह की तजावीज़ और उनको बताते हैं कि जिसके ज़रिए से जो है ना लोगों के लिए घर की फरहमी आसान हो जाए और जैसा आपने कहा कि सस्ते घर उनको मिल सके। जी। एक तरीका तो हुआ है। हम दूसरा तरीका हमारा यह है कि हम आम लोगों के लिए, नौजवानों के लिए ये अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जो है ना लोगों का रुझान पैदा करने की कोशिश करते हैं। अभी इसी हवाले से हमने गुज़िश्ता दिनों में इस्लामाबाद में भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि एक अपार्टमेंट जो है वो 1 बेड लाउंज का अपार्टमेंट वहाँ पे हमने 30 लाख रुपए में अनाउंस किया है इस्लामाबाद जैसे सिटी में और मेन सिटी में।
तो इसके लिए तो फिर वो सही रहेगा, अगर वो लोन जो 25-30 लाख वाला है वो उसके लिए तो फिर सूटेबल है। जी जी ठीक है। अच्छा, अफोर्डेबल हाउसिंग का मकसद ये नहीं है कि कोई हम झोपड़ी नुमा, कोई हम जो है ना कोई मतलब एक स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया भर में एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, कम से कम हमें भी उस स्टैंडर्ड पे आना चाहिए। और ऐसे जो भी हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में, मैंने ख़ुद भी ज़ाती तौर पे इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स किए हैं, और वो इसी तरह के प्राइसेस जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तक के लोगों के लिए उसमें वो अपार्टमेंट उनके लिए परचेज़ करने के लिए ज़रिया बने हैं कि वो उसमें अपार्टमेंट ले सकें। तो हम एज़ ए आबाद के मेंबर्स और एज़ ए आबाद हम इस तरह की एफर्ट्स लेते रहते हैं। इसके साथ साथ अभी हमने पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट से 10,000 एकड़ ज़मीन हमने मांगी है, और उसके लिए हमने उनको ये कहा है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो चीज़ जो यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट लैंड और एक्चुअल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन और जो भी मैनेजमेंट कॉस्ट है, उस कॉस्ट के ऊपर हम लोगों को एक अच्छी अकोमोडेशन, एक अच्छी स्कीम, एक अच्छी हाउसिंग हम देने का इरादा भी रखते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे चीज़ें वहाँ पे मौजूद हों, जिसमें स्कूल्स भी हों, कॉलेजेस भी हों, पार्क्स हों, ग्राउंड्स हों, कमर्शियल एक्टिविटी हो। तो इस तरह की हमने सिंध गवर्नमेंट से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट अगर हमें एक रियायती कीमत पे लैंड देगी तो हमारे लिए वो ज़्यादा आसान होगा कि हम आम आदमी को इस तरह की कोई चीज़ डिलीवर कर सकें जिनके पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, जो एक प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ कर सकते, उनके लिए हम ऐसी स्कीम जो है प्लान कर रहे हैं। सर मुझे यह बताइएगा कि माजी के हवाले से अगर मैं चलो चंद साल पहले की बात करता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाता, अगर 10, 12, 15 साल पहले की बात करता हूँ, तो उस हिसाब से क्या आज का दौर आप लोगों के लिए, आबाद के लिए ख़ास तौर पर वाकई मुश्किल हो रहा है, या कुछ आसानियाँ इस दौर में भी आप लोगों के पास हैं? देखिए, अगर आप ओवरऑल ये बात करें कि मुश्किलात पहले ज़्यादा थी, आज ज़्यादा हैं या कम है, तो इसमें हम अगर यानी कि हुकूमतों का मवाजना करें तो हम शायद उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि कौन सी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ज़्यादा अहमियत दी और उसके नतीजे में रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा फ्लोरिश हुआ और उसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई। तो ये जैसे अब अगर हम बात करें कि पिछली हुकूमत ने रियल इस्टेट सेक्टर की अहमियत को समझा और उन्होंने समझने के बाद उसमें आसानियां भी पैदा की, पॉलिसीज़ भी ऐसी लेकर आए कि जिसके नतीजे में लोगों को, जैसा आपको याद होगा कि उसमें उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट था वो 3-4% और 5% तक इंटरेस्ट रेट रखा था। ऐसा ही। अच्छा, और उसमें एक जो है वो 20 साल और 15 साल का रिटर्न बैक था, यानी कि वो जो आप फाइनेंसिंग आप ले रहे थे वो 15 साल 20 साल में के बाद आपने वापस करनी थी। अच्छा, उसमें लोगों के अंदर बड़े रुझानात पैदा हुए। फिर उसमें एक और जो उन्होंने काम किया था वो ये था कि तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पाबंद किया था कि वो उसमें फाइनेंसिंग करेंगे। एक परसेंटेज उन्होंने दे दी थी कि जो भी उनके पास रेवेन्यू है उसमें से इतना % उन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर में देना है। इसका भी एक और फ़ायदा था, यानी कि एक आम आदमी के लिहाज से देखा जाए तो उसको तो वो एक रिहाइश के लिए कोई भी अपार्टमेंट, घर, ये सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ ये हो रहा था कि इंडस्ट्री भी फ्लोरिश कर रही थी, वो भी ग्रो कर रही थी, और उसके ग्रो करने के नतीजे में लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े जो है वो बढ़ रहे थे, रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे थे। और जैसा मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि आज जैसे प्रोडक्शन है किसी भी इंडस्ट्री की, यानी कि स्टील हो, सीमेंट हो और दूसरा मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनकी वो अपनी 100% जो है ना प्रोडक्शन पे चले गए थे। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज़्यादा आ रहा था, रेवेन्यू ज़्यादा उनको कलेक्ट हो रहा था, साथ साथ जो है वो रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ गई थी, और साथ साथ जो है वो लोगों को, अच्छा अब ज़ाहिर है कि जब किसी को जॉब मिलती है तो वो टैक्स भी दे रहा होता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा था। तो इस तरह की हम यही बात जो है ना हम कहते हैं कि ये, अच्छा फिर ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बार बार इसको तब्दील करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक हमसाया मुल्क की मैं मिसाल देता हूँ मुख्तसर से, कि उन्होंने 92-93 के बाद एक अपनी जो है ना इकनॉमी पॉलिसी बनाई, इकनॉमी की उन्होंने एक माशी अपने इनकलाब पैदा किया। आज उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो अच्छा, उसमें उन्होंने उनकी हुकूमतें तब्दील होती रहीं मगर उन्होंने माशी पॉलिसियाँ अपनी तब्दील नहीं की। आज उनका GDP, उनका ग्रोथ रेट 7% के करीब है।
तो कहने का मकसद यही है कि हुकूमतें आएँ, हुकूमतें तब्दील हों या जो भी हुकूमत रहे, पॉलिसीज़ जो है ना, माशी पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली नहीं छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये काम तवातुर के साथ होता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि तमाम इंडस्ट्री सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं, उससे जुड़ी हुई भी या उसके अलावा भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये आपके रोज़मर्रा के, जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि पिछली हुकूमत में आसानियाँ थी या, तो मेरा ख्याल ये सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जब आपकी पॉलिसी 5 साल के लिए बन गई है, 10 साल के लिए बन गई है, और उसमें बल्कि मैं तो कहता हूँ बजट में भी ना, जब आप खुद सोच लें कि जब आप कोई सालाना अपना या महीने का जब आप अपना बजट बनाते हैं, और अगर हुकूमती बजट जो है वो उसके ऊपर कोई नए तरीके से असरअंदाज नहीं हो रहा होता, तो आपका बजट, आपके मामला ठीक चल रहे होते हैं। लेकिन जब उधर से यानी कि साल के बाद दूसरा बजट आएगा, उसके अंदर बड़ी चेंजेस आती हैं, तो आपका बजट भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये बहुत सादी सी चीज़ें हैं, इसमें कोई मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को इस तरह के फैसले करने चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी स्टेट नहीं है, बहुत वाकई रीढ़ की हड्डी है, पूरी रीढ़ की हड्डी है। समाल बस मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करके 12 करोड़ आपके पास तकरीबन नौजवान लोग हैं बिल्कुल इस वक्त, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। सही कह रहे हैं सर। ये बताएं मुझे, एक अक्सर मैं भी जो है वो एड्स देखता रहता हूँ, रास्ते में चलते हुए नज़र भी आती हैं चीज़ें, सोशल साइट पे बहुत देखता हूँ। एक अजीब सी एक आ रही होती है जी, प्रमोशन चल रही होती है, आवाज़ें आ रही होती हैं जी, 5,000 रुपये दें और इस घर के मालिक बन जाएं, या 10,000 रुपये दे के घर के मालिक बन जाएं, रहते हुए जो है आसान एक साथ पर ये घर रहें। सर मुझे ये बताएं, ये क्या चीज़ है, कि क्या ये फेक होता है, ये क्या तरीका, ये कौन सी प्रमोशन होती है, कुछ समझ नहीं आती इस बारे में। अच्छा देखें, ये तो अवेयरनेस जो है ना, हम सब की ज़िम्मेदारी के लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है, एज ए इंडस्ट्री, एज ए आबाद हमारी ज़िम्मेदारी भी है, और हर पढ़े लिखे आदमी की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को फ्रॉड से बताया जाए। तो इस सिलसिले में देखें, पहला तो मरहला ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो भी बिल्डर है वो आबाद के टैग के साथ काम कर रहा होता है, यानी कि वो आबाद का मेंबर होता है। फिर उसके बाद जो है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो उसकी जब शिकायत आएगी या कोई चीज़ आएगी तो उसको जो है ना देखा भी जाएगा और उसकी मसले को सेटल भी किया जाएगा। लेकिन जहाँ ये वाले का, अच्छा फिर साथ साथ जो इदारे हैं, अगर आप कराची की, सिंध की बात करें तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इस्लामाबाद में CDA है, लाहौर में LD है। कोई भी प्रोजेक्ट की आपको अप्रूवल देखना चाहिए, क्या उन्होंने इन इदारों से वो तमाम अप्रूवल्स लिए हैं या नहीं लिए हैं। सर ये आसान है एक आम आदमी के लिए? आसान है मेरा ख्याल है, अब ये इतना मुश्किल नहीं है। अब इदारों के अंदर भी जो है ना वो तरीक़ेकार उन्होंने बहुत सारे ऐसे बनाए हैं जिसमें आप खुद उसको फ़ौरन जो है ना चेक कर सकते हैं। लेकिन और इसके अलावा भी अगर आप उन डिपार्टमेंट्स में, इदारों में चले जाएँ तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाती है। एक और भी बात समझने की ज़रूरत है कि हम कोई भी चीज़ जब कोई ख़रीदने के लिए जाते हैं, बहुत छोटी चीज़, उसका ब्रांड चेक करते हैं, उसके बारे में मालूमात करते हैं, फिर हम वो चीज़ को ख़रीदते हैं। यहाँ आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, मैं चूँकि ख़ुद 30 साल 35 साल से इस कारोबार से, इस बिज़नेस से वाबस्ता हूँ, तो अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी या कोई मैंने प्लॉट 5 लाख का ख़रीदा था तो आज वो 50 लाख का है और 5 करोड़ का भी होता है। तो आज आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं तो उसमें उन तमाम चीज़ों को देखना इसलिए बहुत अहम और ज़रूरी है, चाहे वो टाइटल वेरिफिकेशन हो, चाहे वो NOCs का मामला हो इदारों के हवाले से, और साथ साथ जो है वो इसकी इसलिए भी बहुत अहमियत है कि वो आप अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है। ये फ्यूचर में आप और आपके बाद आने वाले फैमिलीज़ करते ये बहुत आगे तक, तो इसके लिए जो लोग भी ये फ़ैसले कर रहे होते हैं बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने कहा कि अगर आबाद का टैग लगा है उसमें, तो अगर आबाद यहाँ पे जो है सारी सहूलियात फराम करता है, यहाँ पे वो लोग मौजूद रहते हैं कि वो किसी भी आबाद के मेंबर के प्रोजेक्ट के बारे में जो मालूमात लेना चाहें उनको यहाँ पे मिलती है, और ये ऑफ़िस सुबह से लेकर रात तक मौजूद रहता है। इसी तरह से अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से भी आपको ये मालूमात मिल जाएगी। सर आपने कहा कि आबाद के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी काम करता है आबाद के टैग के साथ करता है। आम तासुर सर ऐसा है कि जो बिल्डर्स लोग हैं हमारे, वो ज़्यादातर मुनाफे को तरजीह देते हैं, ठीक है। तो आबाद इस तासुर को बदलने के लिए भी कुछ कर रहा है, भले वो उनका टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्या आबाद इस पर भी कोई काम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक कोई भी बिज़नेस है ना वो बग़ैर मुनाफे के तो नहीं होता। इसमें तो यानी कि जब आप कारोबार कर रहे हैं तो आप मुनाफे की ख्वाहिश तो ज़रूर रखेंगे ना।
और बल्कि हम तो ये कहते हैं, मैं ज़ाती हैसियत में तो ये कहता हूँ कि मैं पहले दिन से अपने अलॉटी अपने क्लाइंट के साथ अगर मैं ख़ुद मुनाफे के लिए चाहता हूँ तो मेरे क्लाइंट को भी पहले दिन से उस मुनाफे का हिस्सा मिले। ओके। तो ओवरऑल कोई भी जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें वो तमाम चीज़ें जैसे मैंने कहा कि फिजिबिलिटी में ऐड ऑन की जाती हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से लेके प्लॉट की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, सारी चीज़ें उसके अंदर। उसके बाद जब एक प्राइस आपके सामने आती है ना, तो वो फिर आप ख़ुद फैसला कर रहे होते हैं कि मार्केट में इस वक्त ये प्राइस ठीक है या नहीं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट नहीं हो रहा होता। असल इशू ये नहीं आता कि जो हमारे और एक आपके दरमियान कोई प्राइस तय हो जाए, और उसके ऊपर इशू क्या आता है कि हमारा कोई मेंबर यूटिलिटीज़ के नाम पे, हमारा कोई मेंबर जो है वो जब वो प्रॉपर्टी को आपके पास ट्रांसफ़र करा रहा होता है, यानी कि लीज सब लीज, उस वक्त वो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा होता है। एक्स्ट्रा डिमांड। तो उसके लिए हमारा इदारा जो है वो मौजूद है, और हमारे यहाँ बाकायदा कंप्लेन सेल मौजूद है जो इस बात का फ़ैसला करता है कि कोई वो ओवर डिमांड कर रहा है, कोई ऐसी डिमांड कर रहा है कि जो आपसे कमिट नहीं है, आपके साथ वो एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, तो हम उसमें एज ए इंटरवीनर जो है ना उस मामलों को सेटल कराते हैं और करते हैं। बिल्कुल सर, आबाद के हवाले से अभी और कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद सवालात पूछते हैं। जी वेलकम बैक। सर मुझे ये बात बताइएगा कि आबाद बतौर तंजीम इस बात को कैसे यकीनी बनाती है कि उनके जो तमाम मेंबरान हैं वो अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर और पेशा वाराना तौर पर उसूलों के साथ चलें, और कोई ऐसी वैसी कोई, जैसे आप पहले बता रहे थे कि जी हमारे टैग के साथ होता है, तो कोई ऐसी वैसी कोई हेर फेर ना हो, कोई जाली काम ना हो, किस तरह इस चीज़ को तंजीम यकीनी बनाती है? हाँ देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन के तहत जो है ना वो चीज़ें चलती हैं। एक तो आबाद भी एज ए रेगुलेटर भी काम करता है अपने मेंबर्स के लिए। फिर जैसे मैंने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो किसी रेगुलेटर एजेंसी के बगैर नहीं होता, यानी कि एक तरफ वो रेगुलेटर एजेंसी भी है गवर्नमेंट की, साथ साथ आबाद भी एज ए रेगुलेटर काम करता है। हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब वो वो आती है, हमें पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट जो है ना वो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे पहले अपनी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारे पास जमा कराते हैं, देते हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, इसमें ये एनओसी है, फ़लाना है, जिन जिन इदारों की एनओसी रिक्वायर्ड होती है। एक बात तो ये होती है। अब उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि जब उन्होंने वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिया और सारी चीज़ें हो गई, और उसके नतीजे में कोई ऐसा इशू किसी क्लाइंट अलॉटी के साथ अगर पैदा होता है, या किसी इदारे के साथ जहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने एनओसीज़ ली थी, वो इदारा उनके लिए कोई मसाइल या कोई ऐसी चीज़ पैदा करता है, तो वहाँ पे फिर एज ए आबाद जो है बाइसत इदारा इंटरवीन करता है। और इंटरवीन करने के नतीजे में हम हमेशा अपने जो हमारा बिल्डर होता है, अगर वो किसी क्लाइंट अलॉटी के साथ ज़्यादती कर रहा होता है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ कंप्लेंट्स कमेटीज़ मौजूद हैं। वो कंप्लेंट कमेटी जो है वो वीकली बुनियाद पे, 15 दिन की बुनियाद पे मीटिंग्स करती है। हम उनको बाकायदा इन्फॉर्म करते हैं जिसके साथ ये इशू है अलॉटी के साथ, उसको उस बिल्डर के साथ 1 to 1 बिठाते हैं। जहाँ आर्बिट्रेशन की ज़रूरत होती है वहाँ आर्बिट्रेशन कराते हैं। जहाँ पे हमें ये लगता है कि डिसीजन दोनों को बिठा के फ़ौरन फ़ैसला किया जा सकता है, वो भी करवाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए अगर आपको मालूम है कि आप अदालतों में चले जाएं तो आपके बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं, लोगों के मसाइल सेटल हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, जब हुकूमती सरकारी इदारों से आपकी मीटिंग्स होती हैं, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत होती है, तो आबाद ख़ास तौर पर जो अवामी मफाद को कितना तरजीह देता है? अच्छा, मैंने तो बिल्कुल आपको इब्तिदा में ये बात कही थी कि ये तो इंडस्ट्री ही अवामी है, अवाम के लिए। तो जब ये इंडस्ट्री अवाम के लिए, तो हमारी हर बात, हम अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे होते, वहीं से शुरू होगी, हम वो रिलीफ आपके लिए मांग रहे होते हैं। मतलब हम शुरू ही बात वहाँ से करते हैं। तो इस बात को तो समझ लें कि जितना ज़्यादा हुकूमत हमें अच्छा रिलीफ भी हम वो कहते हैं कि हमें सिर्फ उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। और हम जो है ना वो जो बात भी हम कर रहे होते हैं वो हम उन्हें
पॉलिसीज़ बना के दे रहे होते हैं। जो हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, वहाँ गवर्नेंस के इशूज़ नज़र आते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की कमी नज़र आती है। यानी कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी की रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है तो वहाँ वो रीस्ट्रक्चरिंग अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें आसान हो जाए। क्योंकि जहाँ फैसले होते हैं ना, उन पर अमल दरामद नहीं होते। हुकूमत को क्या काम है? हुकूमतों का काम यही है ना कि वो गवर्नेंस लाएं, लोगों के मसाइल हल करें, इश्यूज सेटल करें और पॉलिसीज़ बनाएं। वक्त की क्या ज़रूरत है वो देखें, लेजिस्लेशन करें। आम आदमी को उससे, उस लेजिस्लेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए मईशत जो है ना, अभी हम बड़े आसान, आपने कहा रीढ़ की हड्डी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मईशत की, ये हकीकत में रीढ़ की हड्डी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसलिए रीढ़ की हड्डी है कि जब ये इंडस्ट्री चलती है तो हम कहते हैं हमारी 70-72 इंडस्ट्रीज चलती हैं। जब ये इंडस्ट्री चलती है तो लोगों को जॉब प्रोवाइड हो रही होती है, उन्हें रोज़गार मिल रहा होता है। इसके साथ साथ हमने अभी अपने कुछ इदारे इस तरह से बनाए कि हम नौजवानों को जो है वो स्किल्ड करने के लिए कोर्सेज़ हमने मुतारिफ़ कराए। अच्छा। अराउंड हमने अभी पिछले 6 महीने में 500 लोगों को प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिकल और इसी तरह से आईटी के कोर्सेज़ कराएं, जिससे उनको जॉब, उसमें से हमें अभी 500 को जैसे हमने कंप्लीट किया तो अराउंड को 200 लोगों को फ़ौरन वो जॉब्स जो है ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है मिल गई। तो ये सर्टिफिकेट आबाद का सर्टिफिकेट जाएगा? ये गवर्नमेंट करवाएगा, ठीक है, ओके। करवा आबाद रही है, ठीक है। और सर्टिफाइड जो है ना वो गवर्नमेंट से, ये तो अच्छा है। नेफ्टेक जो उनका इदारा है वो उसको सर्टिफाइड कर रहा है। अच्छा। उनका सर्टिफिकेट उनको मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा काम है। और एक और मैं आपके तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूँ, ग़ैर ममालिक से ज़र मुबादला रेमिटेंस हमें भेज रहे हैं, उसका बड़ा हिस्से की जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो ख़रीद करते हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर में करते हैं। तो हुकूमत को भी इस तरफ भी सोचना चाहिए कि, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकनॉमी जो है ना वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेक्टर के ज़रिए चल रही है। इसको भी समझने की ज़रूरत है। सर मैं ये एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा आबाद पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, इस्लामाबाद, पंजाब, कराची, हर जगह बात हो रही है। अब आप अगर सूबों से दूसरे सूबों में जाते हैं तो सूबाई गवर्नमेंट के साथ मामला तय करने पड़ते हैं, हर चीज़ें। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे ज़्यादा मुश्किल आबाद को किस टेरिटरी में आती है? सिंध में काम करने में प्रॉब्लम ज़्यादा है, पंजाब में, फेडरल में, KPK में कहाँ ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती है? अच्छा, फेडरल में तो अब ज़ाहिर इस्लामाबाद ही है। बिल्कुल। अच्छा, इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो काम हुआ है वो उन्होंने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICT बनाई, उसके बाद CDA बना हुआ है जी। तो उनको अपनी जुरिडिक्शन का पता है, उनके पास एक मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के अंदर रहते हुए ही सारा काम होता है। तो हमारी इंडस्ट्री को वहाँ काम करना आसान होता है। ठीक है। पंजाब में एक एडवांटेज ये हुआ है कि पिछले दिनों उन्होंने डिजिटलाइज किया है, यानी डिजिटलाइजेशन उन्होंने अपने कंप्लीट की है। उसके नतीजे में जो रिकॉर्ड है वो सिक्योर हो गया है, यानी कि आपकी ज़मीन के साथ फ्रॉड के चांसेस कम हो गए। तो एक पंजाब में आप ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ की बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारी तो इंडस्ट्री की बुनियाद ही ज़मीन से शुरू होती है, लैंड से शुरू होती है। तो इसी KPK में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा काम हमारा नहीं है जी, ठीक है। तो अभी हम इसी तरह बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, कुछ लोग ज़ाहिर कोयटा शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है ना वो कराची में है, सिंध में और कराची में। कराची है, हैदराबाद है, सक्कर है, सिंध और शहर। अच्छा, कराची में चूँकि हाई राइज बिल्डिंग्स का रुझान पुराना है, ज़्यादा है, यहाँ पे अपार्टमेंट का रुझान ज़्यादा है, तो यहाँ और वैसे भी हमारी जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की इकनॉमी के साइज़ के लिहाज से भी देखें तो अराउंड 60%, और सूबे की भी देखें तो उसमें कराची 90% उसका हिस्सा है, लीड करता है। तो इसी लिहाज से ज़ाहिर है यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है, यहाँ इसलिए यहाँ ज़्यादा काम होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत अरसे से इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि कराची में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया जाए। सिंध गवर्नमेंट यानी कि BOR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करे, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, KDA, MDA, LDA, जितने भी हैं वो भी सब, ताकि आप एक आदमी ओवरसीज़ में बैठा हुआ है, वो अगर चाहे तो वो उसको 1 मिनट में चेक कर सकता है कि यार मेरी ज़मीन जो है ना ये मेरे ही नाम पे है, इस पर कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई है, इसके ऊपर कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाए गए हैं। तो ये काम जो है ना हमें इसकी कमी नज़र आती है कराची सिंध के अंदर। और ये डिमांड आप कब से कर रहे हैं? ये हम तवील अरसे से है, यानी इसको हम कहें तो सालों पे मुहित है, कई सालों से हम ये डिमांड करो हम ये। अच्छा, इसकी एक और भी वजह है कि अगर ये काम हो जाए
तो इसमें फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अभी आज भी लोगों के अंदर जो खदशात हैं, जो बाहर का इन्वेस्टर है वो इसलिए यहाँ के इन्वेस्ट नहीं करता कि उसे नहीं समझ आती कि लैंड्स के अंदर जो है ना इस तरह के मामला की वजह से। तो ये तो एक तजवीज़ है, वक्त की ज़रूरत भी है। जिस तरह आप कह रहे हैं, हम कई अरसे से, सालों पर अगर बात की जाए कहते आ रहे हैं, उसके बावजूद नहीं हो रही। पिछले दिनों देखा जाता है, आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती है, उसमें भी कुछ शिकायत आप कर रहे हैं। उस चीज़ों को अगर देखा जाए, मद्देनज़र रखा जाए, तो क्या मतलब अब जो हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं मिल रही, बल्कि उसके बरक्स चीज़ें हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और बुरा होता जा रहा है, मामला ऐसा लगता है जैसे शहर के मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। आबाद को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ दिल की बातें भी कही उस बात में, और आपने कुछ शिकायत भी की, तो ज़रा उसके बारे में बताइएगा प्लीज़। किसी भी शहर की बुनियादी जो ज़रूरत होती है उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हर तरह का। हम समझते हैं शायद खाली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है। आपको वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तब जाके ओवरऑल वो सिटी के अंदर जो है ना वो एक शक्ल बनती नज़र आती है आपको। फिर एक और जो हमें जो बात आपने अभी की है, इस तरह के मामला ज़ाहिर है एज ए बिल्डर, एज ए इंडस्ट्री हम फेस करते रहते हैं। इसमें एक मामला हमारे यहाँ ज़मीनों के कब्ज़ों का भी है, लैंड ग्रैबिंग और इंक्रोचमेंट का मामला भी है। इसको भी हम जो है वो हर जगह एड्रेस करते हैं, उसके ऊपर बात भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी हुकूमती पॉलिसी बने। जैसे अभी पंजाब में आपने देखा होगा प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन उन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, उसमें कुछ कमी थी, तो बहरहाल हमने भी इसी तरह का प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक ड्राफ्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया है। मिनिस्टर साहब को हमने बज़रिया कमिश्नर जो है हमने उनको दिया है, उन्हीं के कहने पे हमने ये बनाया है। तो इसका मकसद भी यही है कि लोगों की ज़मीनों को, उनकी लैंड्स को, उनके टाइटल को सिक्योर किया जाए, और अगर कहीं उसके अंदर बदइंतज़ामी हुई है या अगर फेक डॉक्यूमेंट बनाए गए तो असल हकदार तक वो ज़मीन वापस पहुँचाई जाए। अच्छा, साथ आपके सवाल पे मैं अब बात आपने की थी हमारे यहाँ जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक एक्सटॉर्शन और थ्रेट कॉल्स वगैरह मामला है। असल में हुआ ये कि ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, पिछले 5-6 माह से ही सारी चीज़ें चल रही थी। पहला मरहला ये था कि हमें जो है वो हमारे मेंबर्स को कॉल्स आ रही थी, थ्रेट कॉल्स आ रही थी, उनको जो है वो मैसेजेस, व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे थे। उसके बाद हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बरराज फायरिंग के वाक़यात शुरू हो गए। जब ये फायरिंग के वाक़यात शुरू हुए और उसमें लोग ज़ख्मी हुए और एक शहादत भी हुई, तो हमारे लिए मजबूरी हुई कि हम जो है वो सिंध गवर्नमेंट के सामने और वफाक के सामने इसको लेकर आएँ कि ये कौन लोग हैं, कौन लोग हमें ये सारी थ्रेट्स कॉल कर रहे हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने हुकाम बाला इदारों तक, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ तक हमने सारी बातों को पहुँचाया। बहरहाल उसके नतीजे में ये हुआ कि हमें फ़ौरन जो है चीफ CM साहब और मिनिस्टर फॉर होम और IG, एडिशनल IG और उस लेवल पे फिर हमारी मीटिंग शुरू हुई, और जो ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी उन्होंने वो ज़िम्मेदारी लेके और उसके ऊपर एक्शन करने शुरू किए। कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो वफाक की है, यानी कि इसमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो हमें कॉल्स आ रही थी या एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड आ रही थी, वो गैर मुल्की सरहदों पे बैठ के और या वहाँ के नंबर्स या वहाँ वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर सिंध गवर्नमेंट को हमने कहा कि आप यहाँ से जो आपने सूबे को जो काम करना है वो करके वफाक को भेजें, ताकि वो रेड वारंट जारी कर सकें और उन ऐसे लोगों को वहाँ से पकड़ के ले आए। तो उसमें फिर हमारी मोहसिन नकवी साहब के साथ भी बात हुई और वो अभी भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आगे की तरफ बढ़ी हैं। जो कमी है मुझे लगता है कि वो भी आने वाले चंद दिनों में ये काम आगे की तरफ बढ़ेगा और हमें एज ए बिज़नेसमैन, एज ए इंडस्ट्री हमें वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी बिज़नेस जो है ना वो जब तक लॉ एंड ऑर्डर ना बेहतर हो, ना मेंटेन हो, तो कोई भी बिज़नेस जो है नहीं कर सकता। हमें ये भी मालूम हुआ कि बहुत सारी हमारे अलावा की जो इंडस्ट्री है या शॉप्स कीपर भी जो है वो पैसे दे रहे हैं, कोई हफ्ते की बुनियाद पे दे रहा है, कोई 15 दिन की बुनियाद पे दे रहा है। तो असल तो हुकूमत का काम है कि ऐसे लोगों को जो है वो पकड़ा जाए, उनको सजाएं दिलवाई जाएं। सर, आबाद के बारे में जानना चाहूँगा कि आबाद के मेंबर्स की, जैसे आपने स्टार्टिंग में बता दिया था, एम्प्लॉयज़ के बारे में बताइएगा, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आबाद, जिस तरह आपने रोज़गार की बात की कि बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए, आबाद किस तरह का रोज़गार दे रहा है अपने लोगों को और कितनी आसानियाँ दे रहा है? हमारे यहाँ भी जो आबाद का एक सेक्रेटेरिएट है, वो सेक्रेटेरिएट में जो लोग भी काम करते हैं उनको एक मार्केट बेस सैलरीज़ उनको दी जाती है।
और साथ साथ हमारे एक निज़ाम और है कि हम उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का भी इंतज़ाम करते हैं, पढ़ने के लिए उनको उनकी फीसिस का स्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ है। साथ साथ हमारे यहाँ एक और तरीक़ेकार है कि हम उनके लिए एक राशन का भी एक तरीक़ेकार है कि उनको राशन भी मंथली बुनियाद पे जो है हमारे यहाँ से आबाद से जो है उनको दिया जाता है जी। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जब भी कोई ऐसी ज़रूरियात आती हैं या उनके इंश्योरेंस या इस तरह के मामलात होते हैं, वो एक जो इदारे जैसे और इदारों में होता है, हमारे यहाँ भी एक पूरा निज़ाम मौजूद है उसका। तो इनको घर वगैरह प्लॉट वगैरह भी दे रहे हैं? नहीं, ऐसा तो अभी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी अच्छी तजवीज़ है, होना चाहिए। और चूँकि हम खुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया सर। देखा आपने, इन तमाम बातों के बाद ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान का तामीराती शोबा इस वक्त इंतहाई नाजुक मगर अहम दौर से गुजर रहा है। बिल्डर्स की तंजीम आबाद न सिर्फ बिल्डर्स और डेवलपर्स की तंजीम है, बल्कि ये मुल्क की मईशत, रोज़गार के मौके और शहरी तरक्की के लिए भी एक मौसर आवाज़ रखती है। इसीलिए अगर हुकूमत, मुतल्लिका इदारे और बिल्डर्स की तंजीमें बैठकर संजीदा और अमली इक़दामात करें तो फिर एक आम शहरी के लिए घर का ख्वाब हकीकत बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।